हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 346 GA। ये वर्ष 2022 में आया हुआ पहला सेट है। तो आज हम इसके पहले सेट को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट 1 2022 346 GA। पूरा कोड वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न है और इसमें कई खंड होते हैं। देखो, हमने यहाँ पे खंड का नाम भी लिख दिया, खंड A यानी सेक्शन A कह सकते हो। पहले प्रश्न का पहला खंड, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I = I0 sin ωt - फाई प्रवाहित होता है। मतलब जो करंट की वैल्यू है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, वो है I = I0 sin ωt - फाई। परिपथ में सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव, जो वोल्टेज लगाया गया है, वो है E = E0 sin ωt। परिपथ में व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए, या व्यय शक्ति क्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, वो हमें लगाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक बात बहुत आसानी से हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होते रहती है टाइम के सापेक्ष। तो ये उसका इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे लिखा है आपको एग्जाम में केवल सही और गलत ये खोजना है, मतलब कौन सा सही है वही लिखना, लगाना नहीं आपको, लेकिन लगाने आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे प्रश्न हम हल कर रहे हैं कि कैसे लगाना है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा I = I0 sin ωt - फाई। ये जो I0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं धारा की शिखर वैल्यू या पीक करंट। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका महत्तम मान कितना होता है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान वो कितना है इसमें, वो है I0। फिर क्या दिया हुआ है विभव का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यावर्ती विभव। प्रत्यावर्ती विभव, इसका इक्वेशन है E = E0 sin ωt। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, विभव का शिखर मान। विभव का शिखर मान वो यहाँ पे है E0। वैसे अगर देखो तो ये अक्सर इक्वेशन ये लोग देते हैं V = V0 में, यहाँ पे E = E0 दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल कुछ भी ये लोग यूज कर सकते हैं, या प्रश्न में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई अतिरिक्त सिंबल यूज होगा तो उसके आगे जैसे यहाँ पे लिख दिया है विभव, वैसे लिखा रहेगा। नहीं तो ये फिजिक्स में जो E होता है अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विभव का शिखर मान E0 हो गया और धारा का शिखर मान I0 हो गया। जो यहाँ पे औसत शक्ति क्षय निकालना है, या जो व्यय शक्ति निकालनी है, जो पावर लूज कितना हो रहा है, कितना पावर खत्म हो रहा है, वो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको एक और चीज चाहिए, जिसे बोलते हैं कलांतर। कलांतर ये किसके किसके बीच में है, धारा के शिखर मान और विभव के शिखर मान, इन दोनों के बीच का कलांतर लेना है। कैसे निकलता है कलांतर, सिंपल, आपको क्या देखना है, जो करंट का इक्वेशन है उसके आगे क्या लिखा हुआ साइन में, और यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखा है उसमें साइन के आगे क्या है, जिसे हम कोणांक बोलते हैं। इनके कोणांकों का डिफरेंस ही फेज डिफरेंस होता है। तो एक में लिखा है ωt - फाई, एक में लिखा ωt।
चाहे इसमें से ओमेगा टी को घटा देना या ओमेगा टी में से इसको घटा देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो हम घटा देते हैं ओमेगा टी, यहाँ पे सॉरी फाई नहीं है, हमने सवाल गलत लिख लिया है, ये है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे भी है पाई बाई 2। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये वाला। इसमें से ओमेगा टी को घटा देंगे, चाहे आप इसमें से इसको घटाओ या ओमेगा टी में से इसको घटाओ, आंसर सेम आएगा। तो जब आप इसको घटाओगे तो आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस में पाई बाई 2। अगर आप नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते तो प्लस पाई बाई 2 आता, और दोनों में उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इतना ही आएगा। जो फाइनल आंसर है दोनों का सेम होगा, चाहे प्लस पाई बाई 2 आए या माइनस पाई बाई 2 आए। अब निकालना है व्यय शक्ति। व्यय शक्ति, और वो होता है औसत। जब भी अल्टरनेटिंग करंट की बात हो तो उसमें जो यहाँ पे जो शक्ति व्यय होती है वो हमेशा उसका एवरेज वैल्यू होता है। और ये एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है? करंट और वोल्टेज के वर्ग माध्य मोल वैल्यू से। इसका फार्मूला होता है करंट की वर्ग माध्य मूल वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं IRMS स्क्वायर, या इधर से पढ़ सकते हो रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वैल्यू इनटू होता है विभव की वर्ग माध्य मूल वैल्यू। तो इसको लिख देते हैं ERMS, क्योंकि इक्वेशन ई में दिया हुआ है, इनटू होता है कास फाई, जहाँ फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे IRMS वर्ग माध्य मूल होता है शिखर वैल्यू में √2 से डिवाइड कर देने पर यह बन जाता है। ऐसे ही ERMS क्या होगा? E0 अपान √2 इंटू कास, और फाई की जगह क्या लिखना है? माइनस पाई बाई 2। देखो पहले कारण समझो कि माइनस पाई बाई 2 रखने से या पाई बाई 2 रखने से दोनों से उत्तर सेम क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आगे है कास। ये एक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है कि कास माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू कास थीटा के बराबर होती है। तो इसीलिए हम कह रहे थे चाहे आप ओमेगा टी में से इसको घटा दो या इसमें से उसको घटा दो, अगर माइनस आ भी गया तो आगे कास यूज होना है, जिसकी वजह से वो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो बात ही अलग है। अब यहाँ पे यह हल होके हो जाएगा I0 E0, इन दोनों का गुणा होगा √2 का √2 में आएगा 2, और ये लिखा है कास। अब आपको माइनस नहीं लिखना है, कास माइनस को वैसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और कास पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, ये होगा इंटू 0। यहाँ लिख देते हैं चूंकि कास पाई बाई 2 इक्वल 0, तो इस पूरे को हल करेंगे तो आएगा 0। ये हो गया औसत शक्ति क्षय या शक्ति व्यय। अब चूंकि इसमें P पे एवरेज का साइन नहीं बनाया है तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो कि P इक्वल आएगा 0। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये देखो चौथे ऑप्शन में 0 वैल्यू है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। कैसे लगाया गया है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी रहेगी तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। तब तक आप इन्हें लगाइए। अगला प्रश्न है पहले का दूसरा खंड। प्रश्न क्या है? 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है? तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, शुद्ध अर्धचालक की, फिर वो टेम्परेचर के साथ कैसा व्यवहार करता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद तो आप ऑप्शन पे निशान लगा ही दोगे। तो हम चाहें तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि इसमें सही कौन है, लेकिन उसे जानने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये क्या है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक, इसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर।
या इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक जिसमें किसी भी टाइप की कोई मिलावट ना हो, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी टाइप की कोई मिलावट ना हो। अब रही बात ये सेमीकंडक्टर क्या है, तो इसको कैसे पहचानते हैं सेमीकंडक्टर को। तो जो पीरियोडिक टेबल में कह सकते हो कि जो परमाणु होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सिंपल ऐसे जान लो। ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग कर लेते हैं तो बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसमें हैं तो वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो सेमीकंडक्टर होगा, प्योर होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। सेमीकंडक्टर जिसके बाह्यतम कोश में 4 हों, अगर सिर्फ वही लोग हैं जिसके बाहर 4 हो, उसमें कोई तीसरा चीज़ नहीं आके मिला, कोई दूसरा चीज़ नहीं आके मिला, तो उसे हम बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों एक ही नाम। जैसे कार्बन पकड़ लो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, तो इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब हम कार्बन को सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, इसका होता है 14, इसका होता है 2, 8, 10, 10, 4, 14। इसके बाहर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में। तो ऐसे जितने भी आपके पास हैं, ये जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसका जो 4th A वाला जो कॉलम होता है उसमें ये लोग पाए जाते हैं। तो इस टाइप से आप पहचान जाओगे कि सेमीकंडक्टर कौन लोग होंगे। अब रही बात प्योर सेमीकंडक्टर की, तो अगर मान लो कहीं पे कार्बन के ढेर सारे पदार्थ हैं, उसमें कोई और चीज़ नहीं सिर्फ कार्बन ही है, तो वो होगा शुद्ध अर्धचालक। ऐसे ढेर सारा सिलिकॉन पड़ा हुआ है, उसमें कोई तीसरा चीज़ नहीं है, तो भी होगा शुद्ध अर्धचालक। अब ये नहीं कि कार्बन और सिलिकॉन को मिला के ढेर बना दें, तो ये शुद्ध अर्धचालक नहीं होगा। कोई एक ही हो, या तो सिलिकॉन हो, या तो कार्बन हो, या तो कोई और हो जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 होंगे, तो वो लोग होंगे शुद्ध अर्धचालक। आइए देखते हैं इनका संरचना कैसा दिखता है। जैसे ये मान लो एक कार्बन या सिलिकॉन है, ऐसे ही एक और कार्बन सिलिकॉन। अब ढेर सारा जब ढेर लगा रहता तो ऐसे दिखेगा नज़ारा। ये इस टाइप से बना सकते हो आप। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये सभी कार्बन है या सिलिकॉन है, जैसे मान लो ये सब कार्बन है। अब ये शुद्ध है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। अगर कहीं बीच में सिलिकॉन डाल देते हैं, एल्युमिनियम डाल दें, कोई और चीज़ डाल दें तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सभी है अभी प्योर। अब देखो ये कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं। इनके बाहर 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, सब में 4 बाहर हैं। हम केवल बाहर वाला बना रहे हैं। ये बन गए सब कार्बन जितने हैं सबके बाहर 4, या सिलिकॉन होगा उसके बाहर 4, या जर्मेनियम ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये ऐसे साझेदारी कर लेते हैं। देखो तो ये बन गई सेमीकंडक्टर की संरचना या प्योर सेमीकंडक्टर की संरचना, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम हैं जिनके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो किसी भी एक को आप लेके समझ सकते हो। जैसे मान लो ये वाला कार्बन है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, ये अगल बगल के कार्बन के साथ कनेक्ट हुए 4, ये एक इसके साथ मिलके 5, एक इधर वाले के साथ मिलके 6, नीचे से 7, 8, तो हर कोई ऐसे अगल बगल से कनेक्ट होके 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेता है।
जिसकी वजह से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो अब चूंकि करंट को लाने ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें है ही नहीं। तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसमें किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं हो सकता है। वही चीज यहाँ पे दिया था। 0 केल्विन टेम्परेचर पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? तो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनमें सभी कार्बन के या जितने भी तत्व मान लो जिनके बाहर बाहर चार पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विनाश करके, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस टाइप से, तो इनके अष्टक पूरे हो जाते हैं जब ये लोग साझा कर लेते हैं तब। तो इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो फिर ये विद्युत धारा को प्रवाहित तो करा नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन है चालक। तो अब ये कंडक्टर होने का तो सवाल ही नहीं है। अगला है प्रतिरोधक। ये भी नहीं होगा। इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को ड्रॉप कर देना, तो ये भी नहीं हो सकता। शक्ति स्रोत, ये भी नहीं हो सकता। एक बचा है विद्युत रोधी, इसे बोलते इंसुलेटर। तो यही होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपका शुद्ध अर्धचालक होता है वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसकी खासियत होती है जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऐसे हम सिंबल में लिख देते हैं, जब प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। अभी कारण समझ में आएगा। कंडक्टिविटी तब इसकी चालकता बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ती है? जब प्योर सेमीकंडक्टर को ज़्यादा ताप दे देते हैं या इसका टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी करके बने हुए हैं ये बॉन्ड को तोड़ के अलग हो जाते हैं। और जैसे अलग होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कोई भी इसमें से फालतू हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर जा रहा है, तो इस जगह पे बन जाता है एक होल। इसे हम लोग होल बोलते हैं, या इसे फिजिक्स में होल बोला जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो अब हो गया ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब ये सेमीकंडक्टर के अंदर अब ये मुक्त रूप से दौड़ सकता है, तो ये करंट को लेके आगे बढ़ने लगता है। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जितने हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन जो साझा किए हुए हैं बाहरी कक्षा के, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब टेम्परेचर घटा रहेगा तो ये बांड बना के रुके हुए रहते हैं। तो जब हम लोग इसकी ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर की, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, या कह सकते हैं इसकी रेजिस्टिविटी घटने लगती है। रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसी रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चालकता को सिग्मा से लिखते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल होता है 1/रो। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा और सिग्मा की वैल्यू बढ़ने लगेगी। और जब टेम्परेचर गिराने लगेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ने लगेगी, कंडक्टिविटी घटने लगेगी, जिससे 0 केल्विन पर पहुंच के, जिसको बोलते हैं परम शुद्ध ताप भी इसी को बोलते हैं। तो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो पूरा का पूरा इंसुलेटर टाइप हो जाता है। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला खंड भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इसे उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य होगी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का फार्मूला, उसके बाद ही आप इसे लगा पाओगे। फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल h/√2 EVM, जो कि आजकल चर्चा का विषय है EVM, वैसे याद कर लो 2 EVM। E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, V माने कितना वोल्ट उसको दिए हैं, M माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सारी वैल्यू छाप दो इसमें।
एच की वैल्यू होती है 6.626 या 6.63 -34 जूल सेकंड। टू ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। यम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी। सारी वैल्यू रख वख के हल करोगे तो इतना आएगा, ये देखो 12.27 बटे करड़ी में वी और गुणे में आएगा 10⁻10। इतना पूरा हल कर दोगे तो इतना आएगा ये सभी पूरा। और 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो वो ये वाला है। कभी कभी एंगस्ट्रॉम में नहीं यूनिट देता है, नैनोमीटर में देता है, तो जब इसको बनाओगे नैनोमीटर तो ये होगा 1.227/√2V नैनोमीटर। कभी कभी ऑप्शन तो आता है ऐसे ही, बस वहाँ यूनिट चेंज कर देते हैं। एक एंगस्ट्रॉम पे 10⁻10 की घात होती है मीटर में। तो ये पहले के तीसरे का पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है? अल्फा माने होता है हीलियम कण, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसके कारण प्रकीर्णित होगा, मतलब बाहर किसके वजह से निकलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसका काम तो हमेशा खींचना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्ट होता है। नाभिकीय बल, ये 2 नाभिकों के बीच लगता है। चुंबकीय बल ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसमें लगता है जो आवेश किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं उस पर लगता है, या कह सकते हैं कोई करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड में चल रही हो, या कोई करंट कैरिंग वायर हो चल रहा, तो उन सब पे लगता है। एक ही मिला जुला के बचा है आपका कूलाम बल, क्योंकि यही होता Q1 Q2/r² इंटू के, जहाँ के माने 9 × 10⁹ होता। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि अगर मान लो कोई अल्फा कण है तो अल्फा कण माने प्रोटॉन प्लस चार्ज, और वो बाहर कब निकलेगा? जब उसके सामने प्लस मिलेगा, क्योंकि कूलाम क्या कहता है, कूलाम का नियम कि अगर प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, माइनस माइनस है तो भी रिपल्सिव फोर्स। तो अगर किसी पदार्थ से वो बाहर जा रहा है तो अंदर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं अंदर नाभिक में, और ये खुद का प्लस चार्ज है, तो दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और ये बाहर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। 5वां खंड, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति कितनी होती है? जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड, वही इसमें कहा है। इंफ्रारेड को IR भी बोलते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में अवरक्त तरंग के बजाय IR लिख दिया जाता है, इसको बोलते हैं अवरक्त। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जनरल जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। अगर इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो इंफ्रारेड की ही होती है। तो अब आप अपने ऑप्शन में देखो, 3 × 10⁻14 से 18 तो बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये नहीं होता। 12 से 14 ये मैचिंग करता है कुछ कुछ। 3 × 10⁻16 की घात इससे ऊपर, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इनमें से कोई नहीं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से दूसरा इससे मैचिंग करता है। देखो 3 × 10⁻12 ये 11 से शुरू होता है, अब 11 के बाद ही 12 आता है, मतलब ये इसी रेंज में आएगा। ये वाली वैल्यू देखो मिलाओ, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। ये 4 × 10⁻14 है, ये 3 × 10⁻14, तो ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू इससे पहले पड़ेगी, ये वाली वैल्यू इसके बाद पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो इसके बीच में ही है। इसका मतलब इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो यही आएगी। 6वां प्रश्न है, या पहले का 6वां खंड है। एक किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो ये तो बिल्कुल जाना पहचाना प्रश्न है, आपको मालूम ही होगा क्या चीज़ नहीं बदलता है। वेग चेंज हो जाता है क्योंकि अपवर्तनांक होता है, आयाम चेंज हो जाता है, वेवलेंथ बदल जाती है, एक ही चीज़ है जो नहीं बदलती है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से आपके खंड आ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं 6,
वो कंप्लीट होते हैं, आप इन्हें उतार सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे खंड का, जिसे आप खंड बा बोल सकते हो, खंड खा बोल सकते हो। अगर पहला वाला का है तो दूसरा खा होगा, आ है तो बा होगा, जो भी हो, सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप। आपको प्रश्न पर ध्यान देना है कि प्रश्न को कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट, एक अल्फा कण 15 × 10 पे पावर 4 न्यूटन कुलाम इनवर्स, या इसको न्यूटन पर कुलाम भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो, जिसे हम ई से लिखते हैं। तो पूरा लगा देते हैं, विद्युत, जब भी आप परीक्षा में लगाना तो जरूर लैंग्वेज को लिख देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि आपने ये संकेत किस लिए यूज किया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल हो जाएगा 15 × 10 पे पावर 4 न्यूटन कुलाम इनवर्स। बल निकालने के लिए आपको आवेश भी चाहिए, तो यहाँ पे दिया अल्फा कण, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश या अल्फा कण का आवेश। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10 पे ऋण 19। एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 पे ऋण 19 कुलाम होते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 3.2 × 10 पे ऋण 19 कुलाम। अब कहा इस पे कितना बल लगेगा, तो वो निकालना है। लिखेंगे अल्फा कण पर लगने वाला, या तो आप बल लिखो या तो विद्युत बल लिखो, हम पूरा लिख रहे हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल ही लगेगा। फार्मूला होता है F = Q × E, तो Q की जगह पे 3.2 × 10⁻⁻19 और E की जगह पे 15 × 10⁻⁴। 15 का 2 में 30, 0 हो जाएगा, 15 × 45, 3 48, यानी 48 × 10⁻15 न्यूटन। ये भी लिख सकते हो, या 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ये 2 का सॉरी सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड है विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा जो किसी तल के लंबवत होकर गुजर जाए, तो उसको हमने यहाँ परिभाषा के रूप में लिख दिया है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत, मतलब उससे 90 डिग्री से होती हुई जाने वाली गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, दोनों एक है, की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पे फाई ई भी लिखा रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो इसलिए कहीं कहीं पे क्लियर लिख देते हैं फाई ई फाई बी। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। जो इसकी SI यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और भी यूनिट होता है, बोल्ट मीटर भी होता है, ऐसे ना जाने आप यूनिट निकालोगे तो ना जाने क्या आएगा। बोल्ट मीटर वो कैसे आता है, क्योंकि फाई का फार्मूला क्या होता है, E × A। ई का मात्रक होता है, या ई का फार्मूला कह सकते हो, फार्मूले के रूप में हल करोगे तो आसान रहेगा। ई की वैल्यू होती है V/D × A। अब V का मात्रक होता है वोल्ट, D डिस्टेंस है, इसका मात्रक होता है मीटर, और A ये क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तब भी 1 बच जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये भी मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो।
इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। और भी जितने भी आप डेरिवेटिव बनाते हुए चले जाओगे बस उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए, तो जो भी फार्मूला बनेगा फार्मूले के हिसाब से यूनिट बनने लगती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सलूशन। आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, उमीय तथा अनउमीय प्रतिरोध के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचो। ये V ये विभवांतर है, विभवांतर V और धारा I के बीच ग्राफ खींचना है, उमीय और अनउमीय प्रतिरोध। तो यहाँ सबसे पहले हमने परिभाषा लिख दी, आपको केवल ग्राफ बनाना था। परिभाषा क्या है? यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर बदलने से उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है तो उस प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। या ऐसा लिख दो, अगर किसी रेजिस्टेंस के या कोई कंडक्टर है उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस करें और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो स्थिर बना रहे, पोटेंशियल कुछ भी हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ओमीय प्रतिरोध। उसका ग्राफ ऐसा होगा, वी और आई का, रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध वैल्यू आएगी वी और आई के लिए ऐसी एक सरल रेखा मिलेगी। अगला है अनउमीय प्रतिरोध। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर बदलने पर उसका प्रतिरोध बदलने लगता है, यानी वेरिएबल होता है, अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस आ जाता है, तो ऐसे प्रतिरोध को अनउमीय प्रतिरोध कहते हैं। उसका ग्राफ देखने में ऐसा होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लगाना है। इसको लिखेंगे दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य, दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल होता है एच अपान पी। यहाँ क्या क्या है, ये यहाँ एच है प्लांक स्थिरांक, एच को कहते हैं प्लांक स्थिरांक, वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो P है, इस P को कहते हैं फोटान का संवेग या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का संवेग। ये फोटान का संवेग। एक इक्वेशन ये हो गया, लैम्डा इक्वल एच बाई पी। अब देखो हम इनको मतलब कैसे कंबाइन करके कन्वर्ट करेंगे इसको काइनेटिक एनर्जी में। अब लिखेंगे चूंकि P बराबर होता है यम V। यहाँ यम क्या है? यम है फोटान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन लिख दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। चलो एक बार लिख दिया तो ठीक है, आप यही लिखना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हैं पूरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये हो गया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और V क्या है? V है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग। ये P इक्वल mv, जहाँ m है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास है और V है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग। अब अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लिखेंगे इसलिए ये समीकरण नंबर हो गया 2। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की
गतिज ऊर्जा, इसको लिखते हैं के से, फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। इसको सेकंड नहीं मानो, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो v की वैल्यू होगी p अपान ये सेकंड है। अब इस सेकंड वाले से v की वैल्यू यहाँ ला के डाल दो, तो यहाँ मिलेगा आपको k इक्वल 1/2m, v की जगह पे लिखेंगे p/m का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा k इक्वल 1/2m p स्क्वायर अपान m स्क्वायर, वर्क करें एक m से एक m कट जाएगा, तो आएगा k इक्वल 1/2 p स्क्वायर अपान m। यहाँ से इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो आएगा 2km, या m के भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा p इक्वल √2km, 2 किलोमीटर टाइप, ऐसे याद करने के लिए है, नहीं तो ये k काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2m के, लेकिन याद करने के लिए आप चाहे तो इसको km याद किए रहो। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। आपको कुल 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ी, एक लेमडा इक्वल h/p, दूसरा p इक्वल mv, तीसरा ये जो आपका p निकल गया, इस p की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रख दो। लिखेंगे समीकरण 1 में p इक्वल √2m के रखने पर, जब आप रख दोगे तो लेमडा की वैल्यू आएगी h/2m के रूट में। ये हो गया दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा में कन्वर्जन। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इसको लगा लीजिए, और आप इसको कॉपी पे लिखिए, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया, आप इसको कॉपी पे जरूर उतारेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल में एक लेंस दिया है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो है वो है 20 सेंटीमीटर, और कहा है अगर इसको AB के अनुदिश काट दें तब जो नया लेंस बनेगा उनमें से हर एक की फोकस दूरी क्या होगी। कभी कभी यहाँ तक दिया रहता है, फिर कह देता है नए लेंस की फोकस दूरी बताओ, तो आपको केवल एक की निकालनी रहेगी, लेकिन इसमें कहा प्रत्येक लेंस की, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होंगे तो 2 लेंस बन जाएगा, तो 2 बार सवाल भी लगाना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं ये लेंस क्या बनेगा। जब इसको बीच में से काट दोगे तो कैसा दिखेगा। ये लेंस इस टाइप से दिख सकता है, ऐसे जब AB वाले के अनुदिश काट देंगे तो या तो ऐसा होगा, इसको मान लेते हैं L1 बनेगा, और एक दूसरा टुकड़ा इसका बन जाएगा, उसको थोड़ा दूर बना देते हैं, ऐसा होगा L2। मतलब जब ये अलग होगा तो ऐसे 2 खंड हो जाएंगे इसके, जब इसको बीचों बीच में से काट देंगे तो अब हमें L1 और L2 लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। F जो आपको फोकस दूरी निकालनी, n2 का मतलब होता है लेंस के मटेरियल का अपवर्तनांक, और n1 का मतलब होता है लेंस के चारों तरफ क्या है। अगर कुछ ना लिखा हो सवाल में तो हवा मान सकते हो। अगर मान लो यही लेंस पानी में डुबाया होता तो n1 की जगह पे पानी का अपवर्तनांक होता। कहीं कहीं पे किताब में लिखा रहता है n-1, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जैसे कि इसमें दिया है अपवर्तनांक 1.5। तो आप चाहो तो n2/n1 की पूरी वैल्यू 1.5 रख सकते हो, या फिर आप n2 को 1.5 लिखोगे और n1 को 1।
1/r1 मतलब पहले सरफेस की, लेफ्ट साइड से आपको सरफेस देखना, पहले वाले सरफेस की रेडियस और दूसरे वाले सरफेस की रेडियस चिन्ह सहित रखना। जैसे ये वाला, अब हमें इसकी रेडियस नापनी है तो हमेशा इंसिडेंस रे को पॉजिटिव मानते हैं। जैसे मान लो ये है, इस पे एक लाइट ऐसे आ रहा है तो हम हमेशा इसकी दिशा को प्लस मानेंगे। लेंस में सारी चीज़ कहाँ से नापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। तो यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा? प्रकाशिक केंद्र होता है इसका, इस वाले का, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जब आप इसके प्रकाशिक केंद्र से नापोगे त्रिज्या, तो चूंकि ये इस तरफ घूमा है तो इसकी त्रिज्या आपको इधर मिलेगी। तो अगर इंसिडेंस रे के दिशा में, जैसे मान लो यहाँ से नापना शुरू किया, यहाँ तक आ रहा है, जब इंसिडेंस रे के दिशा में किसी दूरी को नापो तो उसको प्लस बोलते हैं, जब उसके विपरीत नापो तो उसे माइनस बोलते हैं। जैसे इस लेंस में इसकी त्रिज्या को प्लस मानना पड़ेगा, इधर वाले की त्रिज्या को माइनस। इधर वाले का माइनस क्यों मानेंगे इस पृष्ठ का? क्योंकि इसकी त्रिज्या इस साइड है और इंसिडेंस रे उसकी दिशा प्लस होती है, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी पड़ता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, L1 वाले लेंस में ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस की वक्रता त्रिज्या दूसरे साइड है। मान लेते हैं कि इस पे इंसिडेंस लाइट ऐसे आ रही, ये वाले की दिशा प्लस है। तो अब हमें त्रिज्या नापना है तो इस तरफ नापना होगा। तो इधर नापने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी दिशा मतलब त्रिज्या की दिशा और इंसिडेंस रे की दिशा दोनों एक है, इसलिए पॉजिटिव होगा। और R2 ये चूंकि एक समतल भाग है और समतल भाग की वक्रता त्रिज्याएं अनंत होती हैं तो इसका चिन्ह से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हो जाएगा 1/f की जगह पे f1 मान लेते हैं, पहला लेंस है। n2 की जगह 1.5 1 माइनस 1, 1/r1 की जगह पे 20 माइनस इन्फिनिटी। 1/∞ मतलब 0 होता है, ख़त्म हो जाएगा ये। तो आएगा 1/f1 इक्वल 1.5 में से 1 लेस हो जाएगा तो आएगा 0.5। ये हो जाएगा 1/20। तो f1 की वैल्यू हो जाएगी 20/0.5। इसको लिख सकते हैं 200/5 या 40 सेंटीमीटर। तो जब ये कटेगा तो एक भाग का फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर आएगा। अब दूसरे का निकालते हैं, दूसरे को इधर निकाल लेते हैं। लिखेंगे L2 के लिए फार्मूला फिर से वही यूज करना, 1/f बराबर n2/n1 ऋण 1/r1 ऋण 1/r2। यहाँ f के बजाय यूज करेंगे f2। n2 लेंस की मटेरियल का अपवर्तनांक, तो चाहे जितने टुकड़े कर दो अपवर्तनांक वही रहता है। तो हो जाएगा 1.5। n1 इसके चारों तरफ क्या है उसका हवा मान लो, -1 1/r1। अब इस पे देखोगे तो ये पहला सरफेस पड़ेगा और हमेशा इंसिडेंस जो लाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन वाली होती है। तो ये वाले को अगर आपने मतलब प्लस मान लिया है तो उसके हिसाब से ये वाला जो बन रहा है आपका कर्व, उसकी रेडियस इस साइड नापना पड़ेगा आपको। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से सारी दूरी नापी जाती, तो इस तरफ दूरी नापेंगे तो इस तीर से इस तीर में आप देखो तो ये उल्टा है, तो ये वाले का चिन्ह माइनस होगा, मतलब इसमें R2 माइनस होगा। तो क्या आएगा देखो, R1 की जगह पे इन्फिनिटी माइनस 1/R2, इसकी वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? माइनस में 20, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी? पहले 20 थी ही। अब हमें इसका त्रिज्या नापना, त्रिज्या इस दिशा में नापेंगे तो 20 के बजाय -20 यूज करना पड़ेगा। इसमें 20 की जगह पे 20 क्यों यूज किए? क्योंकि हमको इसकी त्रिज्या इस साइड नापनी थी। तो ये हो गया 1/f2 इक्वल, ये फिर से घट के आएगा 0.5 माइनस माइनस प्लस 1/20। फिर वही काम करेंगे, 1/f2 बराबर हो जाएगा, या f2 बराबर लिख दो डायरेक्ट, f2 बराबर होगा 20/0.5। इसको लिख सकते हैं 200/5 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो जब इस लेंस को AB केंद्र काट देंगे तो प्रत्येक लेंस, जो दोनों लेंस बनेगा उसमें से हर एक की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। यही है क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या दिया है? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इसमें मालूम है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ये है कैपिटल ई से लिखा जाता है और फिर फार्मूला होता है, वो यहाँ पे दे भी दिया था, नहीं दिया होता तब भी लिखना था। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये दिया है -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतनी है और nवीं कक्षा में इतनी एनर्जी होती है तो हम उससे पता कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इससे हमें n की वैल्यू मिल सकती है कि आखिर वो कौन सी कक्षा है जिसमें इतनी एनर्जी है। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहोगे माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमें कक्षा निकालना और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नंबर होता है वो, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 13.6 बटे n² बराबर आएगा 3.4, या लिख सकते हैं n² बराबर 13.6 बटे 3.4। काट देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, या n बराबर होगा 2। वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आएगा, आपको केवल प्लस वाला लेना है। लिखेंगे इसलिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, मतलब इससे ये पता चल गया। और जब कक्षा मिल गया तो कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसलिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इसको L से लिखते हैं। कोणीय संवेग को फार्मूला होता है NH/2π। वैल्यू रख दो, n की जगह पे 2, 6 यहाँ h की जगह पाएगा 6.63 या 6.626 भी लिख सकते हो। 10 पे -34 की घात बटे 2 गुणे पाई का मान 3.14। तो गुणा करेंगे 2 3 6, 2 का 6 में 12, 2 का 6 में 12 1 13, 13.26 बटे आएगा 6.28 गुणे 10 के पावर -34। इसको अगर भाग करो तो देखो 6 दूनी 12, लगभग मेरे ख्याल से ये आएगा, यहाँ लिख देते हैं 2.111 10⁻34। तो 13.26 बटे 6.28 गुणे 10 पे 34। इस पूरे को हल करने पे मिलेगा आपको 2.11 गुणे 10 पे 34। कोणीय संवेग की यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये होता है कोणीय संवेग का यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के अंतिम पार्ट का या छठे पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा सेशन। तो ये था आज का टॉपिक। कक्षा 12वीं के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। भौतिक विज्ञान के पेपर का कोड है 346। GA 2022 में पूछा गया प्रश्न पत्र सेट 1 है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व किए हैं और हर एक को जानने की कोशिश भी की है। तो उम्मीद है कि आपको हर एक बात समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ।